सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वन मोर टाइम आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूनिट 7, जो कि है हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर। तो हमारे यूनिट कंटेंट्स हैं। सबसे पहला कंटेंट है हमारा डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स में, इनकी डेफिनेशंस और क्या रोल है इनका। देन सेकंड नंबर पे स्केलेटल सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं, है ना, बोन्स कितने प्रकार की होती है और जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। हार्ट का क्या रोल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है बॉडी के अंदर, वो पढ़ने वाले हैं। फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है ये भी देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी की क्या डेफिनेशन दे रखी है बुक में। तो इसने लिखा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। दिस साइंस प्रोवाइड अस द डिटेल ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, इट्स शेप, रिलेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दैट मीन यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि एनाटॉमी एक ऐसी स्टडी होती है ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में, कि उनका वेट क्या होता है, उनका शेप क्या होता है, उनकी साइज़ क्या होती है ना, उनका रिलेशन क्या होता है, ठीक है, उसका डीपली स्टडी करना वो होता है एनाटॉमी। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट दे रखा है हमको फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का क्या लैंग्वेज दे रखी है इन्होंने। इन्होंने लिखा है, इट इज़ द साइंस विच डील विद द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन और सिस्टम, देयर रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गन एंड देयर इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी स्टडी होती है फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के बारे में, मतलब कि वो फंक्शन किस तरीके से करते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरीके से फंक्शंस करते हैं। एनाटॉमी में हमने पढ़ा था कि उसका बॉडी शेप, स्ट्रक्चर, साइज क्या होता है ऑर्गन्स का, पर अब यहाँ हमको सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है। क्या चीज़ चेंज करनी है कि उनका जो ह्यूमन बॉडी की जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरीके से फंक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी स्टडी करने की बात की जाएगी। तो फिजियोलॉजी होगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो, तो अगर अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं तो सबसे पहला तो एक इंपॉर्टेंस ये भी हो जाएगा कि हमको नॉलेज पता चल जाएगा। इसीलिए पहला पॉइंट लिखा गया है नॉलेज गेन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चीज़ स्टडी कर लेंगे तो हमको नॉलेज हो जाएगा हमारी बॉडी के बारे में। सेकंड दे रखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ऑब्वियस है ये भी चीज़ यहाँ पर कि हमको बॉडी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कौन सा पार्ट कहाँ पे है। थर्ड दे रखा है प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये हमको, हाँ, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में हमको नॉलेज है तो हम हमारी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और है ना, हमको सब चीज़ों के बारे में पहले से क्लियर होगा हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम हमारी हेल्थ को ठीक रख पाएंगे। इम्प्रूव इफिशिएंसी, हाँ ये भी हो सकता है इम्प्रूव इफिशिएंसी, बिकॉज अगर हमको किसी सब्जेक्ट का नॉलेज है तो हम हमारे सारे सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, हम हमारी इफ़िशियंसी बढ़ा जाएंगे, है ना, ये हमारी बॉडी के हर पार्ट के बारे में हमको पता है तो हमारी इम्प्रूव इफिशियंसी तो होगी ही होगी। तो ठीक है, ये 4 पॉइंट है, और भी आप मन से लिख सकते हो थोड़े बहुत पॉइंट्स, जैसे कि बॉडी ऑर्गन्स अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, हम हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। देन नेक्स्ट हमको देखना है फंक्शन ऑफ स्केलेटन। तो स्केलेटन क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, पहली चीज़ तो स्ट्रक्चर देता है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो बॉडी को हमारे स्ट्रक्चर या शेप दे रही है। सेकंड है प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, ये भी बात सही है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रेन हमारा एक ऑर्गन है, स्कल हमारा हड्डियाँ हैं, बोन्स के जुड़ा हुआ स्कल एक पार्ट है स्केलेटन का। थर्ड हमको दे रखा है मसल अटैचमेंट। हाँ ये भी बात बिल्कुल राइट है, मसल को अटैच करके रखता है। फोर्थ दे रखा है प्रोड्यूस ब्लड सेल, हाँ ब्लड सेल बनाता है। फिफ्थ हमको दे रखा है कैल्शियम स्टोरेज। ऑब्वियस है यहाँ पे भी इसको स्टोर हाउस बोलते ही हैं हम, क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम और पोटेशियम को स्टोर करता है, आयरन को स्टोर कर लेता है ना, बोन्स हमारी जो रहती है। फिर दे रखा है मैन्युफैक्चरर ऑफ आरबीसी। हाँ ये भी बात सही है, ये वही वाला है प्रोड्यूस ब्लड सेल वाला। ऑब्वियस सी बात है, ये रेड ब्लड सेल को, मतलब हमारी बोन्स जो होती है इनमें बोन मैरो होता है, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल में ये मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ आरबीसी होता है। तो ये बात सही है। तो ये सब इसके काम होते हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे।
देन नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबको पता है स्केलेटन। सबसे पहला जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है एक्सियल स्केलेटन, नीचे वाला जो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। इसके अंदर जो ये वाइट पूरा जो पार्ट है ना स्केलेटन का, वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, और एक्सियल स्केलेटन है वो ग्रीन वाला पार्ट है। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम आती है। ठीक है, जो अपनी ये नीचे वाली लंग्स के बीच वाली हिस्सा होती है, रिब कैज आ जाता है, और स्कल जो खोपड़ी होती है ना, ये इन्वॉल्व हो जाती है। फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर शोल्डर ग्रिडल आ जाती है, शोल्डर वाला पार्ट। पेल्विक ग्रिडल आ जाती है, एल्बो वाला पार्ट। ठीक है, फिर बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स है ना, दोनों अपर साइड की हड्डियाँ और नीचे साइड की हड्डियाँ है ना, दोनों चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन हमको नेक्स्ट पढ़ना है टाइप्स ऑफ बोन्स। तो टाइप्स ऑफ बोन्स के लिए हमने डायग्राम के थ्रू भी बताया है, और आपको एज अ थ्योरी भी इसमें लिख के रखा है मैंने। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बोन्स में आपको 4 तरीके की होती है, 5 तरीके की बोन्स होती है। सबसे पहले आती है लॉन्ग बोन्स, फिर आ जाती है शॉर्ट बोन्स, फिर आ जाती है फ्लैट बोन्स, फिर आ जाती है इरेगुलर बोन्स, और एक होती है सीसामाइड बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारी फीमर, मतलब फीमर कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबको पता है। यूमेरस कौन सी होती है, तो अपना ये आर्म्स जो होता है ना, ये वाली हड्डी होती है, और फीमर जांग की हड्डी होती है। ठीक है, देन हमारी शॉर्ट बोन जाती है। शॉर्ट बोन कौन सी होती है, तो ये रिस्ट की हड्डी होती है, आपको डायग्राम में दिख भी रही होगी। फ्लैट बोन कौन सी होती है, स्टेरनम और स्कैपुला। स्टेरम कौन सी होती है, लंग्स के ऊपर वाली स्टेरनम हो जाती है। स्कैपुला भी आपको डायग्राम में शो कर रही है। एंड देन फिर इरेगुलर बोन्स कौन सी होती है, तो वो वर्टेब्रा होती है, स्कल हो जाता है। स्कल मतलब जो बिना हिलने वाली रहती है, इरेगुलर बोन्स के अंदर आती है। फिर आ जाता है सीसामाइड बोन्स। सीसामाइड बोन्स कौन सी होती है, तो ये होते हैं पटेला। पटेला कहाँ पे होता है, तो आपको सबको पता है कि हमारा घुटने का टखने को पटेला बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतने बोन्स के टाइप्स हैं यहाँ पे, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमको पढ़ना है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होता है, जॉइंट इज़ द प्लेस वेयर टू और मोर बोन आर मीट एंड जॉइन। मतलब क्या, दो या दो से अधिक जो हड्डियाँ रहती है वो अगर जॉइन कर लेती है तो वो जॉइंट्स बन जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही रहा है। देन हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमने डायग्राम में ही शो किए हैं, और आपको ऐसे भी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में 3 प्रकार के होते हैं। इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल को एक और बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट है ना। स्लाइटली मूवेबल को कार्टिजस जॉइंट्स भी बोलते हैं। फ्रीली मूवेबल को स्नाइवल जॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इमूवेबल में कौन सी होती है, जो हमारी स्कल होता है, हमारा सिर वाली खोपड़ी वाली जगह होती है, वो कभी हिलता डुलता नहीं है, इसलिए इसको इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। स्लाइटली मूवेबल कौन सा जॉइंट होता है, तो वह इंटरवेट्रबा होती है। कहाँ की होती है, इंटरवेट्रबा सबको पता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी वाली साइड होती है पीछे की नीचे की ओर, वो थोड़ी सी मुड़ सकती है ना, थोड़ा सा मुड़ सकते हैं अपन, ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। फ्रीली मूवेबल या साइनेबल जॉइंट कौन कौन से होते हैं, तो वो हो जाते हैं हिंज जॉइंट, पाइवेट जॉइंट। कहाँ कहाँ पे होते हैं ये सब, एल्बो पे होते हैं, थंब पे होते हैं, शोल्डर पे होते हैं, हिप पे होते हैं। ये सब क्या होता है कि घुमा सकते हैं अपन है ना, पूरा रोटेट कर सकते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हमारे। तो ये आप लोगों को टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ वाइटल ऑर्गन सिस्टम दैट डिलीवर द इजेंशियल सब्सटेंस टू ऑल द सेल। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ द हार्ट पंपिंग ब्लड वेसल्स दैट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक ट्रांसपोर्ट करता है ना, किस चीज़ को, हमारे ब्लड को, दूसरे सब्सटेंस को पूरी हमारी बॉडी में है ना, पूरा रोटेट करता है। इस डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ब्लड है और दूसरे सब्सटेंस है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ये किसका काम हो गया, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम हो गया। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आपको। देन नेक्स्ट दे रखा है हमको स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट है ना। तो जो हमारा हार्ट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना। सबको पता है ये तो, मेन फंक्शन इसका ब्लड को पंप करना होता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, मतलब स्लाइटली लेफ्ट होती है चेस्ट के। ठीक है, बीट्स क्या करता है, तो 72 बीट कर सकता है, मतलब 72 बीट्स पर मिनट कर सकता है। वेट क्या होता है इसका, तो 300 ग्राम्स का वेट होता है। साइज़ क्या होता है, सिमिलर टू योर फिस्ट, अगर मुट्ठी को बंद कर लिया जाए तो उतना बड़ा हार्ट का साइज़ होता है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। देन नेक्स्ट हमको पढ़ना है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, वो सिस्टम क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें रेस्पिरेशन जो होता है, वो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है, सबको पता है।
है ना, इसमें भी लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द बॉडी। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं वो रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेस्पिरेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द लंग्स विद द हेल्प ऑफ एल्वियोली। इन एल्वियोली द कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्यूजेज विद द ब्लड। मतलब इसका मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जो कि एल्वियोली की मदद से की जाती है और हमारे लंग्स की मदद से की जाती है। सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, बाहर से हमारी जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, है ना, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो हमारी बॉडी से डिफ्यूज़ कर रहे हैं, मतलब बाहर छोड़ रहे हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक्सटर्नल प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस यही होती है। मतलब कि क्या करना, हमारी सांस को हमको लेना है, मतलब लेना है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का एक हिस्सा होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। देन नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन टिश्यू एंड सेल। भाई ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन में हम जैसे कि इनहेल कर रहे थे ऑक्सीजन को और एक्सेल कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को, पर अब यहाँ पे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है वो काय पे होती है? टिश्यूज़ और सेल के अंदर होती है। काय के अंदर होती है? टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर होती है। मतलब जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो टिश्यू और सेल के अंदर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो टिश्यू और सेल में होगी। बस यही लिखना है इसके अंदर आपको। देन हमारे पास है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करता है? तो सबसे पहले प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। ये पॉइंट लिखना है हमको कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? तो भाई वो इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू करता है, सेल्स और टिश्यूज के द्वारा करता है। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देन नेक्स्ट है हेल्प इन ब्रीथिंग। हेल्प इन ब्रीथिंग ऑब्वियस सी बात है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही हमको सांस मिलती है। तो ये हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इनहेल करना और एक्सेल करना। तो हेल्प इन ब्रीथिंग एक पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट दे रखा है इसने रिमूव वेस्ट गैसेस। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि हम जब सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल रहे हैं हम बाहर, है ना, एक्सेल कर रहे हैं, और कुछ वेस्ट जो गैसेस भी रहती हैं वो भी हम रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी से। थर्ड पॉइंट दे रखा है इन्होंने, फोर्थ पॉइंट दे रखा है इन लोगों ने, सॉरी, डिलीवर ऑक्सीजन टू द वर्किंग टिश्यू। ऑब्वियस सी बात है जब हम इनहेल करते हैं तो हम हमारे वर्किंग टिश्यू, जितने भी काम करने वाले टिश्यू और सेल होते हैं उनको ऑक्सीजन देते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत रहती है। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है इन लोगों ने प्रिवेंट एलर्जिक एजेंट्स, है ना, एलर्जी वाले जो भी हम जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, तो उसके साथ कुछ एलर्जिक टिश्यूज़ भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं ना, एजेंट्स भी चले जाते हैं। तो उससे कौन बचाता है? तो उससे ही हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, इंटरनल रेस्पिरेशन जब होता है तो वो टिश्यू और सेल के द्वारा जब होता है तो वो वहाँ से प्रिवेंट करता है उस चीज़ को एलर्जिक एजेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। ऐसे कुछ पॉइंट हैं 5-6, आप लिख सकते हो कि क्या क्या काम करता है क्या क्या नहीं करता है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आप लोगों को काफ़ी पढ़ने को भी मिल गया है ना। यूनिट 7 पूरी तरीके से समझ में आ गई है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस बनाए MCQ, आप इसका आंसर दे के जाना और कमेंट्स में उसके आंसर ज़रूर लिख देना पिन करके कि मैंने सर ये आंसर कर दिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ, आपको बताना है बॉडी फंक्शन की स्टडी है, बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी है, बॉडी डिसीज की स्टडी है, या बॉडी मूवमेंट की स्टडी है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बोन्स सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने कि बोन्स में क्या स्टोर होता है, इसको स्टोर हाउस बोलते हैं, हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें पोटेशियम, सेकंड है फॉस्फोरस, थर्ड है कैल्शियम, फोर्थ है नाइट्रोजन। ठीक है, जो भी आंसर करना है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना।